तो क्या WWE वालों ने अपना जो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है या फिर जो एक नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया? बिकॉज रिसेंटली रिपोर्ट्स वगैरह को देख के ऐसे लग रहा है, तो उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे रोमन रेंस। और भी तुम्हें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। क्या अंकल हाउडी के क्लैश एट द कैसल के डेब्यू को लेकर, रिटर्न को लेकर WWE ने ऑलरेडी चीजें स्पॉइलर और लीक कर डाली हैं? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीडियो को पहले शुरू करते हैं समर स्लैम के साथ में। समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट WWE का ऑफ कोर्स रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा शो माना जाता है, लेकिन लग रहा है समर ऑफ पंक की जो तैयारी है वो अभी से चालू हो चुकी है। रिसेंट टाइम में हुआ क्या है, एक जो कंपनी है जो कि सीएम पंक की मर्च वगैरह साथ में थोड़ा बहुत काम करती है, तो उन्होंने कुछ फोटो शेयर किए अपने ऑफिशियल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और जो सीएम पंक के नीचे टाइट्स जो पहनते थे ना, जो अपने शॉर्ट्स एक तरह की, तो वो उन्होंने शेयर किए पिंक कलर की, जो कि ब्रेट हार्ट की थोड़े स्टाइल में है। और उसमें सीएम पंक के जो स्टार्स वगैरह वो लगे हुए हैं। इवन सीएम पंक ने भी इस फोटो को लाइक किया है और यहाँ पर समर ऑफ पंक की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ टीज किया उस कंपनी ने। तो देख के ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्टोर है या फिर जो भी कंपनी चीज को प्रोड्यूस कर रही है वो ये बात बताना चाह रहे हैं, भैया देखो जो सीएम पंक है उसकी समर ऑफ पंक की तैयारी। और सीएम पंक एक बार फिर से पुराने वाले अंदाज में यही जो पिंक कलर के नीचे शॉर्ट्स है वो पहन के आराम से अपना समर ऑफ पंक सेलिब्रेट करेंगे। जिन लोगों को समर ऑफ पंक का आइडिया नहीं है, जैसे होते हैं ना मूवमेंट्स टाइप से या फिर पूरे मूवमेंट चलते हैं WWE के अंदर, जैसे कॉफी मेनिया, ऐसे समर ऑफ पंक भी एक बार चला था, तुम लोगों को याद होगा, वो बड़ा एपिक रन था, पूरा जॉन सीना वगैरह सब उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसा कुछ शायद रन एक बार फिर से दिखाई दे सकता है इस साल, लेकिन सीएम पंक की ये कुछ मर्चेंडाइज उसके अंदर हो सकती है। बात अब मैं अंकल हाउडी के बारे में करूंगा। पहले तुम लोग को बता दो, ये जो अंकल हाउडी का टीज जो स्पॉइलर जो भी चीज है, ये सीधा एक फैन की थ्योरी है। फैंस ने रिसेंट टाइम में क्या किया, उन्होंने शेयर किया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा अगर तुम लोग क्लैश एट द कैसल का जो ऑफिशियल पोस्ट है, जो कि ड्रू मैकिंटायर को ऑफ कोर्स फीचर कर रहा है, उनकी तुम स्वॉर्ड देखोगे, उस स्वॉर्ड के अंदर हल्की सी एक भूतिया टाइप की चीज है। मैंने जैसे फोटोशॉप वगैरह जाके चेक किया, उसको थोड़ा डार्क टोन, लाइट टोन ऐसा करके देखा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है। बिकॉज एक कॉमेंट भी उसके नीचे वो ये है कि ये एबी द विच है, वही एबी द विच पापी गुड़िया टाइप से जो ब्रे वाइट के उसमें थी, तुम्हें याद होगा। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, मैं शायद एक कंपैरिजन वाली फोटो भी बना दूंगा फोटोशॉप से, तो यहाँ पर इस वाले एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर बताया जा रहा है कि मे बी ड्रू मैकिंटायर के स्वॉर्ड में एक सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस क्रिप्टिक रिफ्लेक्शन है, जो कि ये बताता है कि अंकल हाउडी यहाँ पर डेब्यू करेंगे। यहाँ पर इस फैन ने इस बात को कंपेयर किया एक्सट्रीम रूल्स 2022 के पोस्टर से। ये वही जगह है जहाँ पर ब्रे वाइट का कमबैक हुआ था और उसके ऑफिशियल पोस्टर में शायद रोंडा राउजी थी, तो उसके बैकग्राउंड जो ग्राफिक था ना, वहाँ पे लालटेन वगैरह थी जो कि ब्रे वाइट का सिंबल था। और यहाँ पर पोटेंशियली एबी द विच है, तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ कनेक्शन बन सकता है। बिकॉज अगर एक्सट्रीम रूल्स 2022 में ऐसा टीज करके ब्रे वाइट का आइकॉनिक कमबैक हो गया था, तो लोगों का ऐसा मानना है कि फाइनली क्लैश एट द कैसल के अंदर इस वाली चीज के बाद, जो कि ड्रू मैकिंटायर के स्वॉर्ड के ऊपर बताई जा रही है, इसके बाद अंकल हाउडी का डेब्यू भी क्लैश एट द कैसल के अंदर होगा। मुझे नहीं पता बातें कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन भाई फिलहाल ये वो कुछ चीज थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या तुम लोग को इसके अंदर कुछ दिख विख रहा है या फिर सिर्फ ऐसे ही एक हवाबाजी वाली फैन थ्योरी है? ये बात हम लोग शिंजुके नाकामुरा के बारे में करेंगे, बिकॉज शिंजुके नाकामुरा को लेकर ना थोड़ी कंसर्निंग बातें आ रही हैं सामने। साल 2024 ऑलमोस्ट अपने मिड पे आ चुका है, जून का ये मंथ चल रहा है, 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, शिंजुके नाकामुरा ने टोटल 40 मैचेस के अंदर इस साल कंप्लीट किया है और इन 40 मैचेस में सिर्फ एक मैच के अंदर नाकामुरा की विक्ट्री हुई है और 39 मैचेस के अंदर नाकामुरा के ऑफ कोर्स लॉस हुआ है। और करीबन ये बनाता है 2.5% सिर्फ और सिर्फ नाकामुरा का उनके विनिंग रेशियो के अंदर। अब ये चीज कंसर्निंग इसलिए बिकॉज नाकामुरा एक फॉर्मर रॉयल रंबल विनर रह चुके हैं। उन्हें रेसलमेनिया के अंदर WWE ने बड़े मैचेस में फीचर किया है। उनके एज स्टार्स के साथ में अच्छी खासी राइवलरी थी। वो जॉन सीना के साथ में भी एक दो बार सेगमेंट्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। जिंदर महल के साथ में उनका पूरा फ्यूड था। नाकामुरा अपने NXT टाइम के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार माने जा रहे थे, लेकिन ऑल सडन उस बंदे की हालत ऐसी हो चुकी है कि WWE से मैचेस ही नहीं जितवा रही है। मैचेस छोड़ो, सिर्फ एक मैच जीता यार, जो कि लिटरली अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और ये बहुत नेगेटिव सेंस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाकामुरा जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स माने जाते हैं, तो अगर आप उसे ऐसा बुक करो तो थोड़ी कंसर्निंग वाली बात डेफिनेटली। बट आई रियली होप WWE इसको रीबिल्ड करे, चीज़ों को सही करे, ताकि एक बार फिर से चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाए और हमारे नाकामुरा जो है वो WWE कंपनी के अंदर सही से बुक हो पाए। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। चलो इसके बाद वाली जो स्टोरी है वो रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। देखो, रैंडी ऑर्टन लेजेंडरी स्टार है, लेजेंड किलर हम लोगों ने कहते ही हैं, लेकिन तुम लोग को याद होगा कि रैंडी ऑर्टन ना जब सिर्फ 24 साल के अराउंड में थे, वो पहले चैंपियन बने थे WWE के अंदर। यहाँ पर बात में वर्ल्ड चैंपियन के बारे में कर रहा हूँ। WWE चैंपियनशिप अलग है, मैं पहली बाइफरकेट कर दूँ। WWE चैंपियन जो है वो यंगेस्ट हमारे ब्रॉक बने थे और जो वर्ल्ड चैंपियन है वो यंगेस्ट हमारे रैंडी ऑर्टन बने थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर तुम गूगल करोगे तो कहीं ब्रॉक ऊपर आएंगे, कभी रैंडी ऑर्टन, तो ये चैंपियनशिप्स का बेसिकली डिफरेंस है। लेकिन रैंडी ऑर्टन
का रिसेंट टाइम में इंटरव्यू होता है रेसल बिंज के ऊपर, और ऑटन यहाँ पे ये बात कहते हैं उनके हिसाब से जिस तरीके से WWE का फ्यूचर है, उन्हें ऐसा लगता नहीं है कि उनका जो 24 साल वाला रिकॉर्ड है यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने का, वो कोई भी बंदा कंपनी के अंदर तोड़ पाएगा। उनके हिसाब से रिकॉर्ड हमेशा बरकरार रहेगा और आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी यंगेस्ट स्टार नहीं होगा जो कि रैंडी ऑर्टन के इस वाले रिकॉर्ड को सरपास कर पाए। और कहीं ना कहीं मैं ऑर्टन की इस वाली बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आई डोंट थिंक सो कि WWE के अंदर इन फ्यूचर ऐसा कोई WWE इतनी जल्दी वर्ल्ड चैंपियन बना देगी। और ऊपर से ट्रिपल एच एरा की आदत भी तो है कि धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहा, उस बंदे को पहले मेन इवेंट तक ले जाना और तब जाके चैंपियनशिप थमानी। तो इसलिए मुझे और लगता है कि शायद रैंडी ऑर्टन का जो रिकॉर्ड है वो जब तक WWE तब तक डेफिनेटली बरकरार रहेगा। अब आज की जो हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी है वो रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस WWE से एब्सेंट है, लेकिन इससे पहले WWE की कर रही थी जो समर स्लैम से पहले गो होम एडिशन था, वहां के लिए हल्के से हमारे रोमन एडवर्टाइज थे कि रोमन रेंस शो पर अपीयर हो जाएंगे। लेकिन रिसेंटली एकदम अपडेटेड जो रोस्टर है जो कि एडवर्टाइज किया जा रहा है शो के लिए, वो आया सामने और प्रमोशनल मटेरियल आया सामने जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे। और अभी समर स्लैम गो होम एपिसोड के ऊपर रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। इंस्टेड रैंडी ऑर्टन, बेली, जेड कारगिल, बियांका बिलियर, कोडी रोड्स एंड एलए नाइट वो सुपरस्टार्स हैं जिनको WWE ऑफिशियली विमेन प्रमोट कर रही है। तो रोमन रेंस की रिटर्न इससे और हल्की सी मिस्टीरियस टाइप बन जाती है जो WWE उन्होंने यहाँ से भी रिमूव कर रही है। वैसे मैं एक्साइटेड हूँ जब भी रोमन वापस आएंगे, बट आई रियली होप समर स्लैम 2024 वो लोकेशन हो, बिकॉज समर स्लैम बड़ा शो है। रोमन रेंस जब लास्ट टाइम पैंडेमिक में आए थे वो भी समर स्लैम के अंदर आए थे, तो फुल स्टोरी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देगा। अब आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के बारे में जुड़े जो कि लग रहा है WWE वालों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। और मे बी ये जो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है वो हमारे ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं। ब्रॉन ब्रेकर मंडे नाइट रॉ में अगर तुम देख रहे होगे तो WWE ने कहते हैं ना एक सॉलिड वे में बुक कर रही है, एक डोमिनेशन फोर्स की तरह, एक गोल्डबर्ग वाला स्टाइल तुम्हें उनके अंदर थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं है फिर शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। लेकिन हुआ क्या, रिसेंटली रेसल वोट्स की तरफ से अपडेट आई है सामने। रेसल वोट्स ने बात रिवील की है, अभी फिलहाल छोटा सा रन नहीं हुआ ब्रॉन ब्रेकर का मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन उन्होंने WWE के काफी सारे हायर अप ऑफिशियल्स को ऑलरेडी इंप्रेस कर दिए। एंड WWE जब नेटफ्लिक्स के ऊपर काफी जल्दी शिफ्ट होने वाली ना, उसमें एक मेन फोकस ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भी होगा। तो तुम लोग कह सकते हो इवेंचुअली अगर एक मेन फोकस ब्रॉन ब्रेकर है जब WWE नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाली है, तो या फिर मंडे नाइट रॉ सॉरी नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाला है, तो इससे बात पता लगती है कि WWE कहीं ना कहीं दिमाग में प्लान करके बैठी है कि इस बंदे को फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन तो बनाना है, वरना इतनी डोमिनेंट बुकिंग का, इतने डोमिनेंट फोर्स का कोई फायदा थोड़ी होगा अगर तुम एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन ही ना बन पाओ। तो ये बात क्लियर करता है कि WWE ब्रॉन ब्रेकर के साथ में पूरे ब्राइट फ्यूचर के साथ जा रही है। तुम लोग क्या एंजॉय कर रहे हो ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग मंडे नाइट रॉ के अंदर, और तुम्हारे हिसाब से क्या उन्हें बनना चाहिए फ्यूचर के अंदर वर्ल्ड चैंपियन? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर ये वाली वीडियो तुम लोग को पसंद आई है, नीचे वीडियो को ऑफ कोर्स तुम लोग हर बार की तरह लाइक वगैरह कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। बाकी अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। वही पुराना डायलॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।